सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। भारत के हवाले से जब भी बात करते हैं सबसे पहले क्या याद आता है? यकीनन मकबूजा कश्मीर याद आ जाता है। मकबूजा कश्मीर में रहने वाला मुसलमान दहाइयों से भारत के जुल्म और बर्बरियत का शिकार है, निहत्ता है, रोज़ मरता है, तकालीफ बर्दाश्त करता है, जुल्म सितम बर्दाश्त करता है, अगवा होता है, तशद्दुद सहता है, लेकिन इसके बावजूद आज भी आज़ादी की जंग लड़ रहा है, जिद्दोजहद कर रहा है, हार नहीं मानता, घबराता नहीं है, आज भी बाहिम्मत है। भारत ने 70 सालों से मकबूजा कश्मीर में जो जुल्म जारी रखा हुआ है, यही वो वजह है जिसकी बुनियाद पर भारत और पाकिस्तान के ताल्लुकात में कभी बेहतरी आ ही नहीं सकी। लेकिन अब सूरत हाल तब्दील हो रही है, अब सूरत हाल बदल रही है। अब जब भारत के हवाले से बात की जा रही है तो सिर्फ मकबूजा कश्मीर नहीं, अब ज़रा गौर कीजिएगा नाज़रीन, अब सिर्फ मकबूजा कश्मीर नहीं बल्कि खुद भारत के अंदर मज़हब के नाम पर भड़की हुई आग के शोले भी दुनिया को दिखाई दे रहे हैं। भारत में भी अब वही सोच हम देखते हैं जो प्रिवेल कर रही है, जो मकबूजा कश्मीर में दिखाई दे रही है इतने सालों से। भारत में आग लगी हुई है, लेकिन लगी है तो किसको? मस्जिद को। भारत में जल रहा है तो कौन? मुसलमान का घर। मुसलमान जल रहा है, मुसलमान का घर जल रहा है। भारत में मारा जा रहा है तो खुद एक मुसलमान मारा जा रहा है, कलमा गो। कसूर उसका क्या है कि वो मुसलमान है, कलमा पढ़ता है, लिहाजा इंतहा पसंद हिंदू उसे मारने पर आ गए। जिस मसला कश्मीर से तवज्जो हटाने के लिए भारत ने दुनिया की आंखों में कई बार धूल झोंकने की कोशिश की, उसी मसले का शिकार अब भारत खुद होता जा रहा है। भारत के अंदर भी अब मकबूजा कश्मीर का अक्स दिखाई दे रहा है। भारत ना सिर्फ पाकिस्तान का पड़ोसी मुल्क है बल्कि उसे रिवायती हरीफ भी कहा जाता है। भारत और पाकिस्तान के दरमियान कई जंगें भी हो चुकी हैं और जो इस वक्त भारत की सूरत हाल है, इसका पाकिस्तान पर यकीनन कुछ ना कुछ असर पड़ सकता है। क्या असर पड़ सकता है, इस पर बात करेंगे। मेहमानों का आपसे आज प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं सदाकत अब्बासी साहब, जिनका ताल्लुक है हुक्मरान जमात यानी तहरीक इंसाफ से। बहुत शुक्रिया अब्बासी साहब ज्वाइन करने के लिए। इनके साथ हमें ज्वाइन करेंगे दिफाई तजियाकार, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब। ब्रिगेडियर साहब वार्म वेलकम। और मारूफ तजिया निगार महमूद शाह साहब। शाह साहब आपका भी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले मैं ब्रिगेडियर साहब आपकी तरफ आना चाहूँगी। भारत के अंदर जो हम कह सकते हैं जी मजहबी तौर पर नफरत फैल चुकी है, आग लगी हुई है, 20 करोड़ मुसलमान का मुस्तकबिल दाव पर है। उनसे कहा जा रहा है कि पाकिस्तान जाओ। क्या पाकिस्तान इतनी बड़ी तादाद में मुहाजिरीन का इस्तकबाल करने के लिए तैयार है? अगर वो पाकिस्तान से कहते हैं कि हम आ रहे हैं, हमारे पास ऑप्शन नहीं है, तो हमने सोचा कि क्या होगा फिर? देखें डॉक्टर फिजा, बात ये है कि एक तो जिस तरीके से ये जी, ये सवाल ब्रिगेडियर साहब से था जी। दो ब्रिगेडियर है, मैं इसलिए डाउट के ब्रिगेडियर हारिस साहब आपसे पूछा मैंने आपका नाम भी लिया। जी जी ओके अच्छा डॉक्टर फिजा, बात यह है, देखें ये एक जिस तरीके से इंडिया फाशिज्म कर रहा है और एक अखंड भारत का लेके चल रहा है, बिल्कुल जैसे 1938 में नाज़ियों ने यहूदियों के साथ किया था, ये उससे बढ़ के कर रहा है। ये इतना कनिंग और एक मकार लोमड़ी की तरह बिहेव कर रहा है, जैसे गुजरात में मुसलमानों का कत्ल किया, अब उसी तरीके से ये एग्जैक्टली कोशिश कर रहा है कि मुसलमानों को यहाँ से ड्राइव आउट किया जाए, सिर्फ हिंदुत्व और हिंदू और एक्सट्रीमिस्ट जो आरएसएस के कमांडर्स हैं और उनकी जो एक प्रचार करता है, ये वो लोग रह जाएँ। ये एक नहायत ही ख़तरनाक आग से खेल रहे हैं। दे डोंट रियलाइज़ के 25 करोड़ मुसलमान हैं। द ओनली थिंग इफ़ मुसलमान इकट्ठे खड़े हो जाएं, अपने को डिफेंड करें, तो ये एक्सट्रीमिस्ट जो डरपोक हिंदू कुछ भी नहीं कर सकता। साथ ही साथ आज बड़ी अच्छी स्टेटमेंट अगर आपने देखी हो तो आप ये इंसानी हकूक़ के जो चेयरमैन हैं अक़वाम मुत्तहिदा के, उन्होंने कहा है कि इंडिया बड़ा जुल्म कर रहा है, मुतासिब है, मुसलमानों को नुकसान पहुँचा रहा है। कश्मीर में 800 अभी भी जो हैं
86 कैदी हैं, इसके अलावा जो यंग बच्चों को अरेस्ट कर लिए वो एक और बात कर रहा है। तो ये बड़ी ख़तरनाक सिचुएशन है ना। पाकिस्तान हैज़ ऑलरेडी डिप्लोमेटिक कमेंट्री पे गया है, सब जगह बात कर रहे हैं। इवन ट्रंप ने आके जो बात की सैलसी की बात की, लेकिन इससे ज़्यादा कोई बात नहीं की है। लेकिन पाकिस्तान को बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेप लेने की अभी भी ज़रूरत है, हमने वो नहीं किया। जो हम केपेबल हैं हम कर सकते हैं और हम नहीं करें। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने बहुत अच्छा केस दुनिया में पेश किया, यूनाइटेड नेशन में पेश किया, हर अच्छे फोरम पे किया, लेकिन फॉरेन अफेयर्स अगर साथ इसको गिरफ्त करे तो और बेहतर हो सकता है। साथ ही साथ पाकिस्तान को ये बिल्कुल ये सही बात है कि ये चाह रहे कि मुसलमान हिजरत करें 1947 की तरह और पाकिस्तान में, और इसी तरह ये कश्मीर से कश्मीरियों को निकालना चाहता है ताकि टोटल भारत को, इनको बेसिकली बड़ा कॉम्प्लेक्स है। अगर आपको याद हो कि हिंदुस्तान में जो भी बाहर से आया है, आपको पता ये अंग्रेज़ आए उन्होंने कब्ज़ा कर लिया, फिर मुग़ल्स आए उन्होंने कब्ज़ा कर लिया, ये है इंफेरिटी कॉम्प्लेक्स में। अब ये चाह रहे हैं कहीं दोबारा फिर मुसलमान न खड़े हो जाएं, तो ये चाह रहे हैं कि उनको निकाल दिया जाए, लेकिन ऐसे नहीं होता। इनकी फ़ौज अनट्रेंड है, अनप्रोफेशनल है, ये इनके पिछले 40 साल से उनको लड़ाई नहीं लड़ी है। पाकिस्तान की फ़ौज बैटल हार्डेंड है, हमें पता है कि हम कितनी हमारी लड़ाका फ़ौज है। तो इनको ये अगर सोवियत यूनियन इतनी बड़ी फ़ौजी कुव्वत के बावजूद अगर 15 रियासतों में तकसीम हो सकता है, तो आई कैन सी द राइटिंग ऑन द वॉल के इंडिया के इतने टूटने वाले होने वाले हैं। आपके मुसलमान हैं, कश्मीरी हैं, फिर खालिस्तान है, फिर बाकी दूसरे जो हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, सब तैयार बैठे हैं और हर एक को फिक्र है कि आज मुसलमान है तो कल हमारी बारी है। दैट इज़ वाई दे आर ऑल यूनाइटेड अगेंस्ट ये जो है जो एक सिटीजनशिप अकाउंट जो अमेंडमेंट एक्ट है उसके लिए हमने बारी की बात की, तो हम बाकियों को बोलने का मौका दे दें। सदाकत अब्बासी साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी। नरेंद्र मोदी की जो पॉलिसी है भारत में, आप देख सकते हैं इस टाइम पे आग लगी हुई है, वहाँ पे माइनॉरिटीज़ पर जुल्म किया जा रहा है, चुन चुन कर मुसलमानों को, कलमा गो लोगों को मारा जा रहा है। आप कैसे देखते हैं बतौर सियासतदान मोदी की पॉलिसी, या कोई भी देश, अगर हम भारत की बात करें, किसी भी मुल्क की बात करें, क्या माइनॉरिटीज़ के बगैर कोई भी मुल्क मुकम्मल हो सकता है, या उन पर जुल्म करने के बाद भारत ऐसे चल सकता है? डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। जो आपका सवाल का जवाब है, कोई मुल्क भी नहीं चल सकता, और वो मुल्क जो प्रचार इस बात का करता हो कि वो किसी मज़हब के बुनियाद पे नहीं है, वो इंडिया को एक दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत कहते हों, और वो ये कहते हों कि उनका मज़हब की बुनियाद पे मुल्क नहीं चलेगा, और उनके जो भी उनके माजी के जो बड़े कायदीन थे उनकी आइडियोलॉजी जो थी उसके बरक्स अगर मोदी उसको एक नई आइडियोलॉजी पे चलाने की कोशिश करेगा तो वो रिज़ल्ट वही होंगे जो समझदार लोगों ने पहले प्रेडिक्ट कर लिए थे। और आज जिस लाइन पे वो चल रहा है, मैं समझ रहा हूँ कि इंडिया का अपनी तबाही बर्बादी का एक आगाज़ हो गया है। और जिस तरह के पाकिस्तान ने 70 साल कोशिश की अपना एक बयानिया देने की, लेकिन वो शायद हम उतने कामयाब नहीं हुए जितना इस हाल के जो ये 4-5 महीने इसमें इंडिया ने वो हमारा मौक़िफ़ साबित कराने में बड़ी यानी दुनिया की आंखें खोली। तो मैं समझता हूँ पॉलिटिकल वर्कर के हैसियत से कि किसी भी कम्युनिटी को, वो कोई भी हो, वो कोई बरादरी हो, वो कोई नेशनैलिटी हो, कोई रिलीजन हो, कोई भी हो, जब कोई कम्युनिटी उनके खिलाफ खड़ी हो जाती है और उनको सप्रेस करने की कोशिश करती है तो वो और मजबूत होते हैं। और मुझे इंडिया जो है वो उसकी जो मोदी है उसकी गवर्नमेंट के लिए मुश्किलात बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं, और दुनिया में इंडिया का जो बयानिया है वो मरने की तरफ जा रहा है, इट्स डाइंग डाउन। और जो पाकिस्तान का बयानिया था इंडिया के बारे में, उसका एक भयानक चेहरा जिसका जो अब बेनकाब हो रहा है, वो बयानिया आगे जा रहा है। इसमें मैं आई वुड लाइक के हमारी जितनी फॉरेन पॉलिसी के जितना भी प्लेयर्स हैं, पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस हैं, पाकिस्तान की जो सिविल आपकी जो एक लीडरशिप है, उन सब का बड़ा किरदार है कि जो पिछले साल 1.5 साल में फॉरेन पॉलिसी ने इंडिया को वहाँ ला के खड़ा कर दिया कि वो अब दुनिया के सामने दे स्टैंड एक्सपोज्ड। ठीक है जी। ब्रिगेडियर महमूद साहब, आपकी तरफ अब आना चाहूँगी। पहले सॉरी, स्टार्ट में कन्फ्यूजन हो गया, मुझे लगा मैंने ब्रिगेडियर हारिस साहब आपका नाम लिया है, लेकिन शायद मैं नाम लेना भूल गई थी। अच्छा ब्रिगेडियर महमूद साहब, अब मेरा सवाल आपसे है। अभी अगर हम बात करें कि ट्रंप ने वहाँ पे जो पाकिस्तान के बारे में अच्छी बात की और उनका इंडियन मीडिया चिल्लाता रहा, चीखता रहा, उनसे हजम नहीं हुआ कि पाकिस्तान की तारीफ
वो भी भारत की सरजमीन पे खड़े होकर कह रहे हैं सुपर पावर का सदर। तो मैं जानना चाहूँगी कि इसमें आप इमरान खान साहब को कितना क्रेडिट देते हैं, या पीटीआई गवर्नमेंट जब से आई है सिफारती सतह पर कितनी काविशें हैं, कितनी कोशिशें हैं, हमारे फॉरेन ऑफिसर जो फॉरेन मिनिस्टर उनका कितना किरदार है, हमारी फॉरेन पॉलिसी, इन तमाम चीज़ों का कितना किरदार करेंगे? आप क्या कहेंगे कि क्या आप, अगर मैं नंबर्स की बात करूँ, आप कितने मार्क्स देना पसंद करेंगे? ये बात मैंने सदाकत साहब से इसलिए नहीं पूछी कि सदाकत साहब आप तो इमरान खान साहब को 100 में से 100 नंबर देंगे। जी शाह साहब। मैं समझता हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान बिल्कुल सही जो इक़दामात उठा रहा है और पिछले 1 साल से जो इक़दामात उन्होंने उठाए हैं वो बिल्कुल सही जगह पे हैं। और मेरे ख़्याल में आपने कहा है कि उनको मार्क्स से दें, तो मैं समझता हूँ कि उनको 10 में से मैं 7 नंबर ज़रूर दूँगा। और जी 3 इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि वो और भी कोशिश करें 10 तक पहुँचने के लिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि क्लियरली बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है। जहाँ तक इंडिया के हालात हैं वो ये है कि हिंदू बुनियादी तौर पे साइकोलॉजिकली मुसलमानों से खाइफ है। और मेरे ख्याल में ये जब ये जो हिंदुत्व का जो कॉन्सेप्ट जिसने लिखा है सवरकार, उसने पहले अपनी तमहीद में यही लिखा है कि ये हिंदू जो है कहीं पर 2 लाख होते हैं तो वहाँ पर कोई 20-30 हज़ार मुसलमान हो तो उनसे खाइफ रहते हैं। तो उन्होंने एक कॉन्सेप्ट लिखा जिसके ऊपर जो है जो हिंदुत्व का कॉन्सेप्ट है वो लोगों ने, इंडिया के लोगों ने उसको रिजेक्ट किया था। उस वक़्त महात्मा गांधी ने कहा था सवरकार को कि ये जो बकवास आप लिख रहे हैं इसको इंडिया को कोई फ़ायदा नहीं होगा। बट समहाउ उसके बाद एक और आए डॉक्टर हेजवर, केशु बलीराम हेजवर उसको कहते हैं, और उसने ये आरएसएस बनाई। और फिर उसके बाद एक और गवालकर आया और उसने इसको मज़ीद किया। लेकिन असल में वही कॉन्सेप्ट तो खैर अपनी जगह पे मौजूद है, लेकिन उसको वोटों के लिए इस्तेमाल जो है वो किया इसने मोदी ने, और उसके साथ जो अमित शाह है, ये दोनों इससे पहले शुरू किया था। उसने थोड़ा सा इस्तेमाल किया लाल कृष्णा एडवाणी ने, लेकिन ये कहते हैं कि वो जो नरेंद्र मोदी है वो उनके चरण जो चूम रहे थे तो उनके नीचे से ज़मीन खींच ली। तो ये वही एस्पेक्ट है कि ये बिल्कुल पूरा उस पर ले गया। और जिस तरीके से आपने देखा हो दिल्ली में जो फसादात हुए और जितने मुसलमान उसमें शहीद हुए, लेकिन वो उस वक़्त हुआ जब ट्रंप वहाँ पर मौजूद था, तो दुनिया की मीडिया ने उसको उठाया। और मैं समझता हूँ कि इसके अंदर कोई दो राय नहीं है कि इंडिया जो है एक रोक स्टेट है। रोक स्टेट क्या होता है कि जब इंटरनेशनल माहिदों की आप पाबंदी नहीं करते। 2 ममालिक जो बिल्कुल सॉवरन ममालिक होते हैं वो आपस में वो करते हैं। शिमला एग्रीमेंट में कश्मीर के बारे में कहा गया है कि इसकी हैसियत को चेंज नहीं किया जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा के करारदादों में, सिक्योरिटी कौंसिल के करारदादों में है कि नहीं किया जाएगा, लेकिन उनको परवाह ही नहीं। तो जब आप बैनुल-अक़वामी माहिदात की परवाह नहीं करते तो आप एक रोक स्टेट बन जाते हैं। और मेरे ख़्याल में आज न्यूयॉर्क टाइम में, वाशिंगटन पोस्ट में ये तमाम ख़बरें छप रही हैं, और लोग जो हैं वो जो बाहर हिंदूज़ हैं वो भी अपने मुल्क लिख रहे हैं कि ये क्या हो रहा है और क्यों हमें इस तरह का इस तरफ हम जा रहे हैं। मेरे ख़्याल में ये काफ़ी लेट है। दुनिया ये जो कॉन्सेप्ट है जिसको बुनियाद परस्ती कहते हैं, इसमें से होते हुए काफ़ी मुल्क ख़राब हुए हैं और वो गुज़र चुके हैं। ये जर्मनी का वक्त गुजर चुका है, वो फेलियर डिक्लेयर हो चुका है। वो फेलियर के में जर्मनी के जिस तरीके से उनकी तकसीम हुई और उनको अभी जाके जर्मनी उन प्रॉब्लम से निकला है। और ये जो है एक बहुत पुराने कॉन्सेप्ट को आगे चले हैं, ये कामयाब नहीं होंगे। और मेरे ख्याल में ब्रिगेडियर साहब हम भी आगे चलते हैं और मैं ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब की तरफ चलती हूँ। ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, फिर एक मीडिया का भी किरदार होता है, अर्नब गोस्वामी जैसे एंकर्स, भारतीय मीडिया, ये तमाम लोग मिलकर बनाएंगे शाइनिंग इंडिया। आपको लगता है
ये शाइनिंग इंडिया नहीं बनाएंगे बल्कि ये डिक्लाइनिंग इंडिया बनाएंगे। अगर आप देखें ये अमित शाह, राजनाथ सिंह, फिर उसके बाद ये देवल, ये जो गुजरात का कसाई टेररिस्ट, हाँ, राजनाथ सिंह का नाम लेना भूल गए, बिल्कुल, और राजनीति का भूल जाए, और साथ अभी आई वुड से एनडीएस का जो चेयरमैन नया बना है बिपिन रावत, जो एक वो भी इनका एक टोले का हिस्सा बन गया है। ये इंडिया को तबाही के दहाने पर ले जा रहे हैं। बात यह है कि जिस तरीके से ये चल रहे हैं, जिस तरीके से ये मुसलमानों पर जुल्म कर रहे हैं, बाकी सारी अक़लियत जो है वो भी अब आपको अपने आप को इनसिक्योर फील कर रही हैं। ये सबसे बड़ी ख़तरनाक बात है, और ये एक हमारे लिए खुशहाइन है कि सब खड़े होंगे, और इनकी फ़ौज, इन्होंने पुलिस में अपने आरएस के गुंडे भर्ती किए हुए हैं, जो कि अभी जिस तरीके से वहाँ घरों को आग लगा रहे थे और उनकी मदद कर रहे थे, ये जो सेफ सिटीज़ की सिक्योरिटी कैमरा थे, सीसीटीवी उनको तोड़ रहे थे कि रिकॉर्ड न रहे, ये सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। आई थिंक इस वक्त पूरी दुनिया को, पाकिस्तान को ये चाहिए कि बहुत प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने काम किया, आई डू एग्री, लेकिन हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैज़ टू मूव आउट ना। इनको है कि ये खुद जाएं, यूनाइटेड नेशन में जाएं, यूरोपियन यूनियन में जाएं। फ्रांस ने 2 दफ़ा पाकिस्तान की मुखालफत की है, उनको एक्सप्लेन करें। नॉन परमानेंट मेंबर यूनाइटेड नेशन के 10 है, उनको बताया जाए, फिर ये पता चलेगा कि ये इंडिया क्या कर रहा है। तजारती मकासद जो हैं ये खाली नहीं चलते हैं, यहाँ पर आप कहीं ना कहीं इंसानियत और ह्यूमन राइट चैम्पियन जो हैं दे हैव टू स्टैंड अप। अदरवाइज ये यूनाइटेड नेशन अपनी अफादियत खो चुकी है और खो रही है, और इसके बाद फिर दुनिया को तबाही के धाने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। सदाकत साहब, आपकी तरफ आना चाहूँगी। अब हुकूमत ने मजीद क्या सोचा है कश्मीर के मामले पे? अगर मैं बात करूं, या भारत में मुसलमान जिस तरह सफ़र कर रहे हैं, अभी तो इंग्लिश वाला सफ़र कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अनकरीब वो उर्दू वाला सफ़र करने पे मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर जो उनके साथ हो रहा है, इतना जुल्म कैसे बर्दाश्त किया जाएगा? हमारी हुकूमत के पास अब क्या स्ट्रैटेजी है कश्मीर के हवाले से? अगर इमरान खान साहब की मैं बात करूँ, बहुत अच्छा किरदार है, मैं तो उनको 100 में से शायद 100 नंबर देने के लिए तैयार हूँ। काबीना के किरदार पर ज़रा आप रोशनी डालिएगा, इमरान खान साहब के अलावा काबीना क्या कह रही है मकबूजा कश्मीर के मामले में? देखिए डॉक्टर साहब, अब मसला ये है कि ये मसला कोई हफ्तों या महीनों का नहीं है, ये 70 साल से एक इशू चल रहा है। और अगर अब माजी करीब में देखें तो पाकिस्तान को अपनी बात दुनिया तक पहुंचाने में और इस बात को कन्विंस करने में कि इंडिया ज़्यादती कर रहा है, और इंडिया जो अपने आप को सेक्युलर कहता है वो शायद, और पाकिस्तान जो उनकी इखलाकी सियासी मदद कर रहा है, ये नैरेटिव दुनिया में जा नहीं रहा था। लिहाजा इंडिया पे जो दबाव पड़ना चाहिए था वो दबाव उल्टा पाकिस्तान पे पड़ जाता था, और हमें डू मोर की बातें होती थी और हम पे लोग प्रेशराइज करते थे। जो जब से ये नई लीडरशिप आई है, इन्होंने जो एक स्ट्रैटेजी रखी है, पहले तो पाकिस्तान ने अपना हाउस इन ऑर्डर किया, पाकिस्तान ने अपनी पॉलिसी को रिवाइज किया, और उसके साथ साथ इसको हाईलाइट करने में मौजूदा हुकूमत ने जो स्टेप्स लिए, अब हम कर क्या सकते हैं? देखें, ये कह देना कि 200 या 215 या 20 मिलियन की आबादी को आप दबा नहीं सकते। ये तो सिर्फ इंडिया के मुसलमानों को और इंडिया की अक़लियतों को सोचना है कि क्या उन्होंने इसी तरह अपने घर जलाने, क्या उन्होंने हिंदुत्व के इस नारे पे अपने आप को आज वो 70 साल से एक वो वहाँ कम उनको यानी शरीयत का दर्जा नहीं दिया गया और एक कम दर्जे का इंसान समझा गया, क्या वो इस तरह रहना चाहते हैं या वो भारत के खिलाफ उठ खड़े हों? तो हम समझते हैं कि जिधर हालात जा रहे हैं, ये भारत के खिलाफ कश्मीरी उठ के खड़े होंगे, मुसलमान उठ के खड़े होंगे, सिख उठ के खड़े होंगे, क्रिश्चियन खड़े होंगे, और दीगर जो मज़ाहिब के लोग हैं वो खड़े होंगे। और हिंदुत्व का नारा जो कि हिंदुओं में भी इतना मकबूल नहीं हुआ, इंडिया का जो सेक्युलर चेहरा है वो उस पर जो दाग पड़े हैं ये दुनिया को नज़र आएंगे। और हम समझते हैं कि डिप्लोमेसी के ज़रिए, सफारतकारी के ज़रिए, बैन-अक़वामी दबाव के ज़रिए इंडिया को इंशाल्लाह झुकने पर मजबूर किया जाएगा। और ना सिर्फ कश्मीर आज़ाद होगा, बल्कि वो बात इखलाकी तौर पे इस वक्त कहनी मुनासिब नहीं है, लेकिन हमें लगा कि इंडिया के भी टुकड़े करने पड़ेंगे, और ये जो एक झूठी मूठी एक सेकुलर रियासत है उसका जो असल चेहरा है वो दुनिया के सामने आएगा। हम चाहते हैं कि ख़ित्ते में अमन आए, हम चाहते हैं कि एक इंसान चाहे उसका ताल्लुक़ किसी मज़हब से भी हो उसकी जान ना जाए, लेकिन अगर हालात इधर गए तो फिर पाकिस्तान ने भी जो इतने अपने आप को इतनी मजबूत फ़ौज रखी हुई है, पाकिस्तान ने भी जो अपने आप को एक न्यूक्लियर मुल्क बनाया हुआ है, वो शायद इसी बड़े दुश्मन के लिए बनाया हुआ है। लेकिन हमारी भी दुआ है और हमारी भी कोशिश है कि ऐसे हालात ना हो
कि इस खत्े में इतनी इंसानी जानों का ज़या हो, वरना जो हालात जा रहे हैं बिल्कुल, उसके मुताबिक या इंडिया को टूटना है और या फिर इंडिया अंदरूनी दबाव हमारे पे जंग मुसलत करेगा। तो पाकिस्तान को पूरी तरह तैयार रहना चाहिए और दबाव आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाना चाहिए, जिस तरह कि ट्रंप ने इंडिया में खड़े होकर दबाव आहिस्ता आहिस्ता कैसे बढ़ाया जाएगा, पाकिस्तान तैयार है इस बारे में नहीं कि पाकिस्तान की फौज यकीनी तौर पे तैयार है, हमेशा तैयार है पाकिस्तान की फौज, पाक फौज जिंदाबाद। लेकिन हमारी हुकूमत कितनी तैयार है, इसके अलावा हम बात करेंगे कि इंडिया के मुसलमानों के पास और क्या ऑप्शंस हैं इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए। या फिर हम अक्सर कहते हैं कि बहुत से 1947 होंगे, कैसे होंगे, कब होंगे, ब्रेक के बाद बात करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं ऐसे नहीं चलेगा। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान। मेहमानों का दोबारा तारुफ करवा दे तो पीटीआई से हमारे साथ मौजूद हैं सदाकत अब्बासी साहब, ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब भी हमारे साथ मौजूद है और ब्रिगेडियर रिटायर्ड महमूद शाह साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो ब्रिगेडियर हारिस, आपकी तरफ मैं आना चाहूँगी। मोदी की जो पॉलिसी है इसके हवाले से हम बात कर रहे थे ब्रेक से पहले कि किसी पॉलिसी है कि अब हम देखते हैं इंडिया पूरा जल रहा है। अब बहुत से लोग कहते हैं जी कि वहाँ के जो मुस्लिम्स हैं उनको आवाज़ उठानी चाहिए। मैं भी प्रोग्राम में बार बार कहती हूँ कि उनको आवाज़ उठानी चाहिए। और एक और कुदरत का रूल आप कह लें कि जुल्म जब हद से बढ़ता है तो फिर मिट जाता है, जब इतना बढ़ जाएगा तो फिर मिटेगा तो ज़रूर। आप क्या देखते हैं, क्या ऑप्शंस हैं भारतीय मुसलमानों के पास, क्या करें, वो क्या कर सकते हैं आपके मुताबिक? फिर यही सवाल मैं आप दोनों से भी पूछूंगी, सदाकत साहब आपसे भी और शाह साहब आपसे भी। देखें, बात डॉक्टर फ़िज़ा, बात यह कि जो वहाँ के मुसलमान हैं वो मैक्सिमम अपने आप को सिक्योरिटी के लिए आवाज़ बुलंद कर सकते हैं। दे हैव टू बी यूनाइटेड। कोशिश करें कि सिख बिरादरी को साथ मिला लें, बिकॉज अगर सिख और मुसलमान इकट्ठे हो जाएं तो ये हिंदू इंतहा पसंद कुछ भी नहीं कर सकते। ये बहुत डरपोक कौम है। लेकिन इसके साथ देखें, सबसे मुझे जो बहुत परेशानी की बात है वो ये है कि वेयर इज़ आवर इस्लामिक वर्ल्ड। सॉरी ब्रिगेडियर साहब, मैं आपकी बात काट रही हूँ। आवाज़ तो मकबूजा कश्मीर के मुसलमान भी उठा रहे हैं और इतने सालों से उठा रहे हैं। कितनी माओं ने अपने बेटे शहीद कर दिए, कितने लोगों ने कुर्बानियाँ दे दी, उनकी आवाज़ कहाँ तक पहुँची? आपको याद होगा यूनाइटेड नेशन में ये लोग खुद गए थे, झूठ बोला था नेहरू ने जाकर कि मैं जाकर इनकी अपनी राय लूँगा, हक राय दे, इनको हक खुद रादियत दी जाएगी और उन्हें वोट देने का हक दिया जाएगा, अपनी मर्जी से फैसला करेंगे। क्या बना? इतने साल हो गए काबिज हुए में और पार्लियामेंट में बैठ के ऐसा डिसीजन लिया जाना ऐसी जगह के बारे में जो कि मुतनाज़े है, जो कि डिस्प्यूटेड है और कोई बोल नहीं रहा। देखें हैरानी की यही बात है कि जब आपका नेहरू, इसलिए कि जब नज़र आ रहा था कि कश्मीर इंडिया के हाथ से निकल रहा है तो ये भागते हुए यूनाइटेड नेशन में चले गए और वहाँ पर एक यूनाइटेड नेशन का एक रेजोल्यूशन आया जिसमें बड़ा क्लियर कहा, नेहरू ने एक्सेप्ट किया कि हम हक़ खुद राज़ियत का देंगे, कश्मीरी अपनी मर्ज़ी से फ़ैसला करेंगे वो इलाक़ पाकिस्तान से चाहते हैं या इंडिया से चाहते हैं। और उसके बाद से जिस तरीके से बाद में टू टंग की बात होने लगी, 13 रेजोल्यूशन है यूनाइटेड नेशंस के इसके ऊपर। यूनाइटेड नेशंस की मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप जो है वो कश्मीर के ऊपर तैनात है। ब्रिगेडियर महमूद साहब मेरे साथ हमने सर्व किया हुआ है कश्मीर में, इनको पता है कि पूरे यूनाइटेड नेशन के ऑब्जर्वर वहाँ पे तैनात हैं जो सीज़ फायर को लाइन कंट्रोल को ऑब्जर्व करते हैं। इंडिया उनको अपने एरिया में नहीं जाने देता, सवाए श्रीनगर से आगे नहीं जाने देता। हमने उनको इजाज़त दी हुई है जहाँ मर्जी जाएँ एंड यू रिपोर्ट इंडिपेंडेंटली। दिस स्पीक्स कि हमारे साइड के लोग कितने खुश और वहाँ कितना जेनोसाइड करते हैं। उसके बाद ये जो अभी जो जुल्म कर रहे हैं वो बिल्कुल यही चाह रहे हैं कि ये जिस तरीके से स्पेन में हुआ था, अगर आपको याद हो 700 साल मुसलमान रहे थे, उसके बाद स्पेनिश लोगों ने आके किस तरीके से मुसलमानों के साथ किया, उनको आहिस्ता आहिस्ता जेनोसाइड किया, स्पेन से ख़त्म किया। अब उसी तरीके से ये यहाँ पर इंडिया में कर रहे हैं और बिल्कुल उसी तरह कर रहे हैं। कभी जायदादों में कब्ज़ा कर रहे हैं, कभी उनकी प्रॉपर्टी ख़त्म कर रहे हैं, उनकी इंटर मैरिज उनको फोर्स कर रहे हैं कि आप अगर आपका सिटीज़नशिप अमेंडमेंट एक्ट में आपका नाम हम नहीं लेते, आप अपना मज़हब चेंज करें और आप आराम से रहें। और दीज आर इनके प्लान थे जो ख़तरनाक किस्म के है। इसके लिए देखिए बात यह कि OIC का बड़ा बहुत ही अहम रोल है। कश्मीर के जितने ये इंडियन मुसलमान हैं, दे हैव टू एड्रेस नॉट ओनली पाकिस्तान बल्कि ये एड्रेस करें OIC को कि जी हमारे साथ आप क्यों खामोश बैठे हैं। अगर मुसलमान इकट्ठे होंगे
पाकिस्तान साथ पूरा प्रॉपर खड़ा होगा तो दुनिया आपकी तरफ अटैक होगी। यस, मुसलमान नाव खड़े हो रहे हैं, इट इज़ अ डेंजरस, हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। दे आर ऑल लुकिंग टुवर्ड इस्लामिक वर्ल्ड के वो क्या कर रही, दे आर ऑल बिल्कुल बेहस, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर बाकी दुनिया को क्या करने की ज़रूरत है। ठीक है, ब्रिगेडियर महमूद शाह साहब आपकी तरफ आऊँगी। ब्रिगेडियर साहब ने भी एक सवाल छोड़ दिया कि वो देख रहे हैं इस्लामी ममालिक क्या करेंगे। जारी बात है मुसलमान सफ़र करें वहाँ पे, अब मुसलमानों के लिए मुसलमान ही आवाज़ ना उठाएं, क्या करेंगे इस्लामी ममालिक, क्या कर रहे हैं अभी किसी के लिए, आप बताइएगा ज़रा। मेरे ख्याल में एक ये है कि जो इंडिया अभी कर रहा है, जो कुछ भी कर रहा है, अभी तक जो है जो कश्मीर के ऊपर उन्होंने अपना कब्ज़ा मजबूत रखा हुआ है और सारी दुनिया को वो एक जमहूरियत का रूप उन्होंने धारा हुआ था, एक सॉफ्ट पावर की इमेज उन्होंने दुनिया में किया था, वो तमाम पाश हो गया है और आइंदा दिनों में और भी पाश होगा। इसके ऊपर दुनिया के लीडर्स अभी बात कर रहे हैं। तुर्की के सदर जो है उनने बात की और वो वीडियो चल रही है। इस तरह जो अमेरिका में जो लीडिंग डेमोक्रेटिक कैंडिडेट है सैंडर्स, उन्होंने बात की है और इंडिया के ऊपर जो है उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया है। मैं समझता हूँ कि इनका ये सॉफ्ट पावर और ये डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल जो है ये ख़त्म होगी। बाकी जहाँ तक मुसलमानों का ताल्लुक़ है, उनकी पोजीशन वही है जो 1947 से थी, यानी यही चीज़ थी कि वहाँ हिंदू गुंडे जो है वो इकट्ठे होके उनको अटैक करते थे। बेसिकली मुसलमानों से ये डरते हैं इंडिविजुअल लेवल के ऊपर, लेकिन जब ये माब इकट्ठा करते हैं तो ये आर्सन और लूटिंग और ये कम्युनल वायलेंस होता रहा है। और मेरे ख्याल में अभी भी इनको पता है कि चूँकि ये तादाद में कम है और हिंदू ये करते रहेंगे तो इनके पास और कोई रास्ता नहीं कि वो लड़ें वापस। और इससे पहले मतलब है कि ये नहीं होगा जैसे इंडियन कुछ चैनल ये सजेस्ट कर रहे हैं कि जी मुसलमानों ने ये किया, मुसलमान की क्यों, जब हिंदू मॉब आता है तो मुसलमान हाथ पीछे बांध लेंगे और वो कहेंगे कि हाँ जी आप कर लें जो कुछ भी आप करना है। मेरे ख्याल में जब आदमी ने मरना होता है और सब ने मरना होता है, हमें उस पर यकीन है, हम फिर लड़ते हैं। तो मेरे ख्याल में ये जो सिचुएशन है इंडिया में, आपकी तरफ खुद अपने डायनामिक्स पॉइंट आ गया। क्रिएट सदाकत, करेगी। जिस तरह हमारे यहाँ पैमरा है, मेरे ख्याल से पैमरा का एक अच्छा किरदार होता है और होना भी चाहिए ऐसा इदारा कि टीवी पर बैठ के हम बहुत से लोगों को उनकी ब्रेन वॉशिंग भी कर सकते हैं, हम उनके एक राय भी बना सकते हैं और हम टीवी पर बैठ के बड़ी जिम्मेदारी के साथ, बड़ी जिम्मेदारी की जॉब होती है। आप भी टीवी पर आ रहे हैं, मैं भी आ रही हूँ, हम में से जो बैठा है, हमारे मुंह से जो भी अल्फाज निकले बहुत से लोग इन अल्फाज से सीख रहे हैं, यानी हमारे ऊपर जिम्मेदारी है। अब वहाँ पर अगर हम बात करें कि वहाँ पर कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है, कि वहाँ पर बैठ के आप मजहबी इंतशार फैलाते हैं, इंडियन मीडिया चीख का मजहब की बुनियाद पर इस तरह की बातें करता है, आई मीन कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है। और ये बहुत बड़ी जमहूरी रियासत है, बहुत बड़ा देश है और खुद को सेक्युलर कहता है। देखो डॉक्टर साहब, आप भी समझती हैं और मैं भी इसको समझता हूँ कि इस तरह के निज़ाम ज़्यादा देर चल नहीं सकता। जब आप किसी कम्युनिटी के ख़िलाफ़ पूरी रियासती मशीनरी, पूरा पॉलिटिकल एक एलीट और दीगर रियासती इदारे अगर इस्तेमाल होंगे तो एक किसी को सप्रेस करना चाहें, कोई 200-400-600 लोग हों, वो तो सप्रेस हो सकते हैं। वहाँ पे जो करोड़ों मुसलमान हैं और वो भी, और जो दीगर अक़लीतें हैं वो भी ये देखती हैं कि वो हिंदू सुप्रीमेसी की जब बात करेंगे और सारी रियासती मशीनरी इस्तेमाल करेंगे और उनका वज़ीर आज़म और उनकी पूरी जो बीजेपी है और जो बाकी जो उनकी आरएसएस है, जो उनका एक नैरेटिव है, वो आजकल की टेक्नोलॉजी के दौर में लोगों की तरफ जा रहा है और लोग जो नस्ल है मौजूदा और जो अपब्रिंगिंग जो अपकमिंग नस्ल है, वो मैं समझता हूँ कि वो इंडिया वो इस तरह एक रह सकता और वो सोसाइटी बच ही नहीं सकती। ये तो बिल्कुल आप सारी हिस्ट्री पढ़ें, आपको ये समझ आ जाएगा। और अगर थोड़ा बहुत आप लोग मौजूदा हालात को भी देखें तो मैं समझता हूँ ये जो वो कर रहे हैं वो दे आर हेडिंग टुवर्ड्स डिजास्टर। और जो एक रियासत जो अपने आप, वैसे सदाकत अली साहब आपने बड़ा गहरा पॉइंट उठा दिया है, आपने पहले हिस्ट्री की बात की सदाकत अली साहब, अब आपने कहा हालात को देखें। यकीन जानिए अभी के हालात को देख के हिस्ट्री याद आ रही, लगता है कि हिस्ट्री खुद को दोहरा रही है। कहते हैं तारीख खुद को दोहराती है, ये लगता है तारीख खुद को दोहरा रही है। साथ ही ये भी कहा जाता है कि
पहले सैड वे में फिर कॉमिक वे में। खैर इसमें मैं डिटेल में नहीं जाना चाहूँगी। ब्रिगेडियर हारिस, आप कैसे देखते हैं कि वाकई सदाकत साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि आप हिस्ट्री देख लें, लेकिन मुझे लगता है कि अगर हम अब देख लें तो हमें पता चलेगा कि 1947 क्यों हुआ था, क्यों जिन्हा ने कोशिश की, स्ट्रगल की और पाकिस्तान हासिल किया। अब क्या, अब भारत को किसी और जिन्हा की ज़रूरत है? मिलेगा को कायदे आज़म उन्हें दोबारा? देखें, बात यह कि कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बहुत बसीरत थी। उन्होंने बहुत सोच समझ के ये बात की थी कि पहले अंग्रेज़ों की ग़ुलामी थी, फिर मुसलमान हिंदू की ग़ुलामी में चले जाते, तो उन्होंने बात की दो नेशन थ्योरी की कि हिंदू और जो है मुसलमान अलग मज़हब हैं, दे कांट लिव टुगेदर, दे हैव टू बी सेपरेटेड। और अभी तो देखिए कश्मीर के लीडर जो पहले ये सपोर्ट करते थे कि इंडिया गलत हुई है, यूनाइटेड, ये टू नेशन थ्योरी गलत थी। मुफ्ती महमूदा को देख लें, फ़ारूक अब्दुल्ला को देख लें, उनके बेटे उमर अब्दुल्ला को बात करें, वो सबको पकड़ा हुआ है, सब कहते हैं। अब ये बात है कि जिस तरीके से ये हालात हुए हैं, ये बड़े ख़तरनाक हालात चल रहे हैं और इसमें इंडिया को, ये नरेंद्र मोदी को नहीं पता कि इसने कितनी सख्त अपनी आवाम को आग में धकेल दी है। एंड ये एक और जो ख़तरनाक सिचुएशन है वो ये है कि इस वक्त इंडिया के हालात इस हुकूमत के हाथ से निकल रहे हैं। इनकी फ़ौज ये हालात नहीं कर सकेगी। इनके लोगों ने, इनके जर्नलिस्ट, इनके मॉडरेट हिंदू, फिर उसके बाद फिल्म एक्टर्स, हर एक दिन के खिलाफ लिखना शुरू कर दिया है। अब इनके पास एक ऑप्शन बड़ी ख़तरनाक है जिसकी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने वार्निंग भी दी हुई है कि इंडिया कैन गो फॉर एनी फ्लैग ऑपरेशन, ताकि अपने अवाम की भी टेंशन डाइवर्ट करे, दुनिया को भी बताया कि देखें जी पाकिस्तान ने कुछ कर दिया और हमें उसके लिए रिटेलिएट करना पड़ रहा है। पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा प्रोवोकेशन की कोशिश करेगा। सो उसके लिए हमने पहले इनको वार्निंग दी हुई है कि, और 27 फरवरी हमने बड़ा अच्छे तरीके से मनाया, उनको बता भी दिया, उनका काला और मकरू चेहरा भी दिखा दिया। तो इसलिए अगर ये करें तो हमने पहले तो साहब आपने क्या टॉपिक खोल दिया। आप कह रहे थे हमने उनको काला मकरू चेहरा दिखाया और वो कल 27 फरवरी का जश्न मना रहे थे, नंदन को हीरो बता रहे थे। यानी इंडिया इतनी बुखलाहट का शिकार हो गया कि इंडिया को ये भी नहीं पता कि तमगा लेने में और बेइज्जत होने में बड़ा फर्क होता है। बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं ऐसे नहीं चलेगा। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर फैज़ा अकबर खान। मेहमानों का दोबारा तारुफ करवा देती हूँ। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, ब्रिगेडियर रिटायर्ड महमूद शाह साहब और पीटीआई से सदाकत अली अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सदाकत साहब, आपकी तरफ आना चाहूँगी। मैंने ब्रेक पे जाने से पहले एक सवाल छोड़ा था जी। अभी नंदन पाकिस्तान आया, जिस तरह गिरा, पाकिस्तान में आके गिरफ्तार हुआ, फिर पाकिस्तान की चाय पीने का शौक भी पूरा हुआ अभी नंदन का, फिर वापस चला गया। वो भी सलाम है जी हमारे जज्बा खैर सगाली को कि हमने बड़े ज़र्फ़ का मुजाहरा किया और हमने उसको छोड़ दिया, लेकिन जाके वो हीरो बन गया। वो उसको ऐसे तमगे दे रहे जैसे पता नहीं वो हीरो है। मतलब इंडिया इतनी बुखलाहट का शिकार हो गया सदाकत अली साहब कि हीरो में और ज़ीरो में कोई यहाँ जिस हालत में गिरा था लोग उसको मार रहे थे और सलाम हमारी पाक फ़ौज को कि वो छुड़वा रहे थे कि भाई छोड़ दें इसको, तरीके से हम डील करेंगे, से बात करेंगे, पूछेंगे कि क्या हुआ था, क्या मामला था। आप मुझे बताइएगा कि इसके बाद कोई हीरो बन सकता है इंडिया में जाके? देखिए, आपने ज़र्फ़ की बात की, क्या आप कम ज़र्फ़ों से कोई ज़र्फ़ की तवक्को कर सकते? ये आपका दुश्मन कम ज़र्फ़ है। और मुझे बताएं, दुनिया का कोई असूल बता दें कि आपका पायलट आपके मुखालिफ मुल्क में जाके गिर जाता है, उसका जहाज़ गिर जाता है और वो मुल्क उसको रखता है, उसको मरहम पट्टी करता है, उसको चाय के कड़क चाय के कप पिला के उसको उसकी मरहम पट्टी करके आपको जज्बा खैर सगाली के तहत वापस करता है। तो इसमें आपके मुंह पे दो चपेड़ें लगी हैं। एक चपेड़ तो उन्होंने मारी है जब उन्होंने आपको गिरा दिया, और दूसरा थप्पड़ तब रसीद किया कि जाओ हम आपको माफ़ करते हैं। मेरा ख्याल है कि ये डिप्लोमेसी है। पाकिस्तान ने इस बात से दुनिया में, महज़ब दुनिया में अपना कद भी बेहतर किया और अपना बताया कि हम ताकत में भी हैं, लेकिन सदाकत साहब आपको याद होगा इस बात को भी नरेंद्र मोदी ने कैसे कैश करवाया। जब उन्होंने हम पे हमला किया, झूठे इंसान जवाबी हमले में इस बात पे भी क्या बोला कि पाकिस्तान के पास ऑप्शन कोई नहीं थी, क्योंकि हम घबरा गए थे। दुनिया को ये पैगाम देना चाहते थे कि पाकिस्तान एक जिम्मेदार रियासत है और पाकिस्तानी एहसास रखने वाली कौम है। हम ताकत होने के बावजूद भी अपने दुश्मन को माफ़ करके
अमन के लिए एक पैगाम दिया था। अगर इसको वो मिसयूज़ करते हैं तो सवाए इसके कि उनकी कम ज़र्फ़ी है और इस पर कोई बात नहीं की जा सकती। ठीक है जी, ब्रिगेडियर महमूद शाह साहब आपकी तरफ आऊँगी। इसी पर आपसे भी जानना चाहूँगी कि वाकई आपको याद होगा कि उन्होंने कैसे इसको कैश करवाया, वाकई कमजरफी का सबूत दिया कि हमने एक बड़ा दिल करके एक बड़े मुल्क होने का मुजाहरा किया, प्रैक्टिकली किया, बड़े ज़र्फ़ का मुजाहरा किया, और उन्होंने उसको कैसे कोट किया। उनका इंडियन मीडिया क्या चिल्ला चिल्ला के बताता रहा। मेरे ख्याल से मुझे याद करवाने की ज़रूरत तो नहीं, आपको याद होगा ब्रिगेडियर साहब। जी बिल्कुल। मेरे ख्याल में ये जो मौजूदा लीडरशिप है ये इंतहाई चीप लीडरशिप है। यानी आप देखें कि दुनिया के जो लीडर होते हैं वो लिखे पढ़े होते हैं, उनके पीछे कोई बैकग्राउंड होती है। इनके पीछे कोई बैकग्राउंड नहीं है, बल्कि इनके लतीफ़े मशहूर हैं। ये सारे वो दिखाते हैं कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने एमए की डिग्री दिखाते हैं, तो वो लोग पूछते हैं कि अच्छा इसने मैट्रिक भी किया होगा। ये इस किस्म के लोग हैं, इसलिए उनकी जो बातचीत है और ये मेरे ख्याल में डायरेक्ट करते हैं एट द लोवेस्ट टियर, जहाँ पर ये क्या कहते हैं, ये लीडरशिप जो होती है जो कि वोटों के लिए होती है, उनको इम्प्रेस करने के लिए। मेरे ख्याल में उस दुनिया में जहाँ पर लीडरशिप की सही पैमाइश होती है कि ये जो कुछ भी हुआ जंग के दौरान, एक पायलट मेरे ख्याल में ऐसी कोई तारीख में नहीं होगा कि उसको आप तमगा दे के नवाजे और फिर उसकी बातचीत या जो दुश्मन जो करे। ब्रिगेडियर हारिस साहब आपसे आखिरी सवाल पूछूंगी, फिर मुझे क्लोजिंग की तरफ जाना है। वैसे अभिनंदन को हमने रख के करना भी क्या था ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, आपको याद है ना बेचारे की शक्ल, हमें तो तरसी आ गया था उस पर। अभिनंदन अगर यहाँ पे रह भी जाता तो यकीन जानिए कोरोना वायरस चाइना से पहले पाकिस्तान में आ जाना था। क्या कहेंगे, लास्ट कमेंट आपका? जी बिल्कुल। और देखें ये इतने कोई अजीब किस्म की कौम है कि इसका जहाज़ गिरा और चारों मिसाइल जो उसके नस्ब थे चारों के चारों अनफायर्ड पाकिस्तान ने अपने म्यूजियम में फ़ौज ने रखे हैं। मींद के इसने कोई जहाज़ नहीं गिराया बिफोर ये इसके जहाज़ को गिरा दी गया और इसने खुद माना। और फिर एक चाय वाले प्राइम मिनिस्टर को, और आपको अरनाब गोस्वामी का प्रोग्राम याद है ब्रिगेडियर साहब कि वो क्या जहाज दिखा के पाकिस्तानी जहाज बताता रहा, तो एनालिस्ट ने कह दिया पाकिस्तानी जहाज के टुकड़े नहीं है जो आप बता रहे हैं, यहाँ पे क्या नक्शा दिखा रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप? ओपनली उन्होंने कहा कि ये मिग 21 के पार्ट्स हैं, दे नॉट इनके हैं। फिर घबराहट की देखें कि अपना एक हेलीकॉप्टर उन्होंने मार गिराया। तो ये इसलिए ये इनको, मुझे तो हैरानी है कि किस किस्म की कौम है और किस अपने अवाम को गुमराह कर रहे हैं इसके लिए। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का, सदाकत अली अब्बासी साहब, ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब आपका भी, और ब्रिगेडियर रिटायर्ड महमूद शाह साहब, आप तीनों का बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। इसी के साथ डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान को दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह पीर के रोज़, सेम टाइम सेम चैनल, अगर ज़िंदगी ने वफा की। दुआ में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।